हेलो फ्रेंड्स, ये पॉडकास्ट हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट था क्योंकि हमें मौका मिला इंदौर के ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स के साथ में बात करने का जो नेशनली नहीं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अपनी एक्टिंग से प्रभावित कर चुके हैं। हमारे लिए तो एक तरह से ये मास्टर क्लास जैसा था। और अगर आप एस्पायरिंग एक्टर हैं या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो एक्टिंग के बारे में, इंदौर के फिल्म थिएटर के कल्चर के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें। यात्री कृपया ध्यान दें, इंदौर से जाने वाली एक्टर्स एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ गई है। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ओपन करता हूँ कि जर्नी पहली बार कहाँ से शुरू हुई, कैसे लगा कि हाँ मेरे अंदर एक्टर है और मुझे ये शुरू करना चाहिए। पहले जोकदा था 8 साल की उम्र का था तब से कह सकते हैं। एक नकल का कार्यक्रम मराठी में बहुत होते हैं, किसी की नकल करना, तो बड़े बड़े लोगों की कंपटीशन थी। मंदसौर की बात बता रहा हूँ मैं, 8 या 10 साल का था मैं तो की बात। तो उनके कंपटीशन में हमारे आई ने बोल दिया कि तू भी करना कुछ तो भी नकल। मेरे को क्या आता है। तो हमारे पड़ोस में किराने की दुकान चलाते थे एक बुढ़िया और उनके पति, वो अशिक्षित थे, बुढ़िया बड़ी समझदार थी और ये लगभग 60-65 साल की 70 साल की उम्र के थे। तो वो वाली एक्टिंग मैंने एक की थी कि वो किराने की दुकान पे वो बुढ़ा बैठा रहता था, वो अपनी रसोई में पीछे बाड़े में काम कर रही है, कोई किराने की दुकान पे कोई कुछ बिस्किट खरीदने के लिए आता था तो ये घंटी बजाता था इधर से, तो रसोई में घंटी बजती थी, वो बुढ़िया आती थी, कितने दिए बिस्किट, 2 दिए, इसकी इतने पैसे लो, उतने पैसे लेके ऊपर डालती थी, फिर काम करने के लिए चली जाती थी। तो पूरा ये काम का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने नकल के रूप में प्रस्तुत किया था। ये मेरा पहला अवसर यूँ मान के चल सकते हैं। मुझे भी याद है, जहाँ तक अभी आपने पूछा तो रिकलेक्ट करना पड़ा मुझे, और सर ने बात की तब तक मुझे टाइम मिल गया रिकलेक्ट करने का। शायद मैंने भी ऐसे ही कुछ स्कूल के प्रोग्राम्स में मिमिक्री से शुरुआत की थी, 13, 14, 15 साल की एज से ऐसे शुरुआत की थी। लेकिन 16-17 साल बाद लगता था कि यार ये काम करना है, मैं शायद कहीं इससे कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। इतना समझ तो नहीं थी लेकिन अच्छा लगता था करते करते। और फिर मैंने, लेकिन हालांकि थिएटर वगैरह मैंने काफ़ी लेट शुरू किया, शुरुआत स्कूल से ही। और वो पहली मिमिक्री किसकी की थी? पहली मिमिक्री एक्टर की मिमिक्री नहीं था वो, ऐसा जैसे जो दादा ने बताया वैसे ही किसी कैरेक्टर्स की मिमिक्री थी। एक पर्टिकुलर शो में ऐसे 3-4-5 कैरेक्टर्स लेके मैं करता था। फिर कोई एक मुझे याद है, मैं कोई BN बोस साहब की नकल भी करता था, उनका इंटरव्यू लेता था, ऐसा कुछ था वो। हाँ तो भाई और बहनों, इस ऐसे कुछ आवाज थी, मुझे जान पड़ता है, स्कूल की बात है। तो काफी बड़े रिनाउंड अनाउंसर आकाशवाणी के रह चुके हैं। इस तरह से कुछ शुरुआत जी। मैं तो बेसिकली जॉब में था, आई वॉज एजुकेशनल काउंसलर। तो जॉब में मेरा ऐसा रहा है कि 6 महीने बड़े इंटरेस्ट से काम किया, फिर मेरा मोरल डल, यार ये नहीं करना। एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि एक्टिंग करनी है। एक ऑडिशन आया था थिएटर का, वहाँ चला गया था, उन्होंने एक छोटा सा रोल दिया 10 मिनट का। 8 से 10 रिहर्सल होती थी, 8:40 पे मेरा रोल आता था। मैं लाट साहब जैसे 8:35 पे पहुंचा तो माँ बहन की गाली बकी उसने मुझे कि बोला नहीं पूरा देखना पड़ता है। 2 महीने पूरा देखा। मैंने कहा एक बार हो जाए फिर इसको भी छोड़ूंगा, मेरे को तो आदत है जॉब छोड़ने की, ये भी छोड़ूंगा। पर वो जो 10 मिनट का कैरेक्टर स्टेज पे किया था, हार्डली आधे या 1 मिनट में पहला अप्रिसिएशन आ गया था मुझे। लाफ, कॉमिक कैरेक्टर था, लाफ और क्लैपिंग, तो वहाँ शायद लग गया। मैंने कहा यार ये मुझे कभी मिला नहीं, और उसके बाद एक्चुअली मुझे नहीं मिला। फिर वो एक भूख सी लगी है बस। क्या मेरा तो, मैं 5th क्लास तक मैं किसी और स्कूल में था और वो मतलब बहुत हाई फाई था और मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था उसमें। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। फिर जब मैं केंद्रीय विद्यालय में आया तो वहाँ पे तो एकदम ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, हर सैटरडे एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेरी टीचर्स ने मुझे पुश किया क्योंकि मैं बहुत ऐसा घुटा रहता था। और वहाँ पे जब अप्रिसिएशन मिला लोगों का तो लाइक वो कहते ना कि आई फील एक्सेप्टेड। तो ये एक जगह है जहाँ पे आई कैन बी माई सेल्फ। तो वो फिर बाद में थिएटर करा, लेकिन स्कूल 5th क्लास से ये सारे। The acting journey was started, I think it's when I was in 4th standard, और ये जर्नी ज़बरदस्ती स्टार्ट की गई थी मेरे पापा के द्वारा। मेरा नाम लिखा दिया गया था एनुअल फंक्शन में और मुझे स्टेज रूपी स्टूल पे चढ़ा दिया गया था।
और कोई सा एक्ट करने के लिए बोल दिया था। मुझे याद है वो रोते रोते एक्ट किया था मैंने, कोई विवेकानंद जी का कोई शायद कुछ भाषण वगैरह था, वो रोते रोते मैंने बोला था थोड़ी देर का। पर वो पहली बार ही शायद स्टेज फियर टूट गया था। और 5th क्लास में मैंने अपने आप ही नाम लिखा दिया एक एक्ट में, जिसमें एक सॉन्ग भी था। और एनुअल फंक्शन में पेरेंट्स आए थे देखने, मैंने बोला था कि मुझे वाइट कुर्ता चाहिए उस एक्ट के लिए, मुझे दिला दिया गया। बट वो एक्ट फिनिश हो गया और पापा मम्मी को पता ही नहीं पड़ा कि मैंने वो एक्ट किया है स्टेज पे। मैंने जब वापस ऑडियंस में जाके पापा से पूछा कि देखा, बोले हमने तो नहीं देखा, तूने क्या करा। तो मैं बहुत रोया कि वो जो देश की धरती में गाना है ना, देश मेरे देश की धरती, उसमें बैल बन के गया था, मैं ही था वो। स्टेज से उस स्टेज गया था ऐसे करके। तो वो मेरा पहला एक्ट था। जैसे पुष्पांशु ने बताया, हम एक ही स्कूल से बाय द वे, ये भी केवी से, मैं भी, और ये सेकंड शिफ्ट में था, मैं फर्स्ट शिफ्ट में थी, 2 शिफ्ट में स्कूल चलता था। स्कूल में मुझे मतलब कभी भी ऐसा एनकरेजमेंट नहीं मिला कि तुम कुछ कर सकती हो। मैं बहुत ही ऐसी चुपचाप दबी सी बच्ची थी, कुछ नहीं करती थी। और हाइट की वजह से काफी मुझे बोल दिया जाता था कि बहुत छोटी हो तुम, या तो बहुत आगे लगोगी या अच्छा नहीं करोगी तो पीछे कर देंगे, और ऐसा मतलब बहुत डिस्करेजमेंट मिलता था। लेकिन मुझे याद है बूगी बूगी करके एक शो आता था डांस का, और वो मैं देखती थी जब मैं छोटी थी। तो एक्टिंग तो कहीं से भी कहीं तक नहीं था मेरी लाइफ में कि मुझे एक्टिंग करना है, डांस से बड़ा लगाव था शुरू से। और जब वो बूगी बूगी आता था तो मैं मेरी मम्मी को कहती थी कि मुझे इसमें जाना है। मम्मी कहती थी हाँ मैं किसी दिन टीवी फोड़ूंगी और तुझे डाल दूंगी अंदर। तो मैं कहती थी ओके। मुझे ये लगता था कि टीवी के जाने का कुछ ऐसा ही सोर्स होगा, या तो बैक साइड से कहीं जाते होंगे टीवी के पीछे से, या आगे से मम्मी फोड़ देगी टीवी। तो मैं इतना पीछे पड़ती थी जब भी बूगी बूगी देखती थी, कब फोड़ूंगी, कब डालूंगी, सब जब बंद हो जाएगा ये कब डालूंगी। मम्मी कहती थी तू आएगी एक दिन पक्का मैं टीवी फोड़ूंगी और तू जाएगी। इवेंचुअली वो टीवी फूट गई। मैं टीवी पे आई, वो खैर बाद में हुआ। लेकिन लगाव मेरा डांस से चालू हुआ, और एक्टिंग से मुझे इंट्रोड्यूस पंकज सर ने करवाया। पंकज सर यहाँ बैठे बिकॉज मैं थिएटर करने के लिए गई थी संदीप दुबे सर की एक थिएटर ग्रुप में जिसका नाम RAD है। तो वहां पर मुझे पंकज सर मिले और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम में वो बात है जो एक एक्टर में चाहिए, तो यू शुड गिव अ चांस। और उसके बाद फिर जर्नी चालू। तो जैसे थिएटर की बात बोलने कहा, और यहाँ पर ज्यादातर लोगों के अनुभव ऐसे हैं कि बहुत अर्ली एज से ये महसूस हुआ कि हमारे अंदर कलाकार है। 5वीं से मेरा पर्सनल भी ऐसी है कि 5वीं कक्षा में था तो मैं गब्बर सिंह की एक्टिंग करी थी प्रिंसिपल के रूम में। वो बच्चे सिलेक्ट करते हैं ना, तो उनको जम गया कि कितने आदमी, और उनको मजा आ गया। और फिर वहां से मुझे लगा कि अच्छा मेरे अंदर भी एक्टर है। बस जीतू ने थोड़ा लेट रियलाइज किया। तो लेकिन थिएटर फिर तुमने भी कनेक्ट किया। तो आप लोग को क्या लगता है कि आज का जिस तरह से माध्यम चल रहा है, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मीडियम हो गए हैं, थिएटर, फिर फिल्म और टेलीविजन, OTT, ये सब एक, और अब ये सोशल मीडिया। मतलब एक और नया प्लेटफॉर्म स्क्रीन के माध्यम से। चाइना में तो इनफैक्ट माइक्रो ड्रामा शुरू हो गए जो पोर्ट्रेट में, मतलब सारे पूरा सीरियल सब कुछ खड़े में बन रहा है। मतलब अब ऐसा फॉर्मेट ही कर। तो ऐसे परिवेश में और जितनी तेजी से कंटेंट आगे बढ़ रहा है और सबको मौके मिल रहे हैं, क्या थिएटर का रिलेवेंस आज भी उतना ही है? जैसे हम लोग तो सब फिर भी एक थोड़ी सी पहले वाली जनरेशन, अभी जो 15-16 साल का बच्चा होगा, क्या वो उसकी तरफ रुझान दे या ना दे, या जो कर रहा है वही करता है? अभी भी है और आगे और बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बातें चल रही हैं और जिस प्रकार से वो फैला जा रहा है, तो परफॉर्मर जो भी है ऑन द स्टेज, लाइव परफॉर्मर्स, इसकी कीमत बढ़ रहा है। कीमत का मैं मतलब पैसे से नहीं गिन रहा हूँ, मैं उसके काम से गिन रहा हूँ। आज किसी एक न्यूज़ चैनल के ऊपर क्या बोलते हैं, मानसून की न्यूज़ देने वाली जो लड़की है वो AI है ना, उससे बनाई है, ओरिजिनल है ही नहीं। ऐसा हम स्टेज के ऊपर तो नहीं कर सकते ना, आपको तो लाइव ही रखना है ना। तो लाइव परफॉर्मेंस, फिर वो गाने का हो, नाटक का हो, चित्रकला का हो, या नृत्य कला का, किसी भी माध्यम का हो, तो ये
कीमत जो टीवी और बहुत सारी चीज़ों के कारण से हमें ऐसा लगा था कि थिएटर कहीं पे भी जा रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, तो निश्चित तौर से डाउनफॉल हुआ है। जब एक समय पे जब 800,000 मैंने 3,500 4,000 लोगों के सामने नाटक किया है, 1984 की बात बता रहा हूँ मैं, और ओपन में। आज हम 300-400 लोग भी सामने दिख जाते हैं तो बहुत बड़ा सक्सेस है। हम 40-50 लोगों के सामने भी थिएटर को हम सक्सेसफुल मानते हैं, क्योंकि इतना दर्शक देखने के लिए आ रहे हैं। और अब हम सोच रहे हैं कि AI के बाद कुछ नुकसान हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा कि दर्शकों की संख्या बढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि वो लाइव एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग आर्ट को उससे कोई नुकसान नहीं है। और उसका एक एडवांटेज रहेगा कि आप अलग इवेंट हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस का। सिनेमा में तो ये कल्पना कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और मधुबाला दोनों को साथ मिला के एक फिल्म बनाई जाए, इस प्रकार की कई खबर सुनी है जो सोच नहीं सकते अपन। AI के माध्यम से होगा, लेकिन थिएटर में तो नहीं होगा ना, आपको करना है तो बनना। और बाकी माध्यम के रूप में तो है ही, आपको इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की तरफ जाना है तो थिएटर करके अगर जा रहे हैं तो आपकी कीमत है, निश्चित है, उसके अपने प्लस माइनस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर निकालो ना, मैं खुद भी उस माइनस को भुगता हूँ, फिर उसी में से प्लस निकालने की कोशिश की है। अभी जाके कुछ तो एक आध दो चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ अपन कंफर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लाउडनेस के साथ चलते हैं, वहाँ पे लाउडनेस नहीं चाहिए। हम एग्जैगरेशन के साथ चलते हैं, वहाँ पे एग्जैगरेशन नहीं चाहिए। आपका ओवर एक्टिंग के साथ कई बार चलते हैं, लेकिन इस माध्यम में वो नहीं चाहिए। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, इस कॉन्ट्रास्ट को आपने मेल कर लिया। ओवर एक्टिंग करके पूरा करियर बना लिया। नहीं, माना ना कई चीजें हैं। मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे बोलने में मराठी का एक्सेंट आता है, लेकिन कई एक्टर ऐसे हैं जो उस प्रांत विशेष के होने के बावजूद भी उस एक्सेंट के साथ इंडस्ट्री में जी ली है। नाम नहीं लेने की जरूरत है, आपको सबको पता है। तो वो यहाँ का है, वो आपको नकार देने के लिए ये कारण काफी है। लेकिन अगर आप चल पड़ रहे हैं और लोगों को देखना अच्छा लग रहा है तो चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी। कहीं आपको लगता है कि थिएटर का रेलेवेंस और निश्चित बिल्कुल बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा इन्फ्लक्स ये सब चीजों का आते जा रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक जो जैसे उन्होंने बताया कि लाइव देखना एक अनुभव अपने आप में, उसका कंपैरिजन ही नहीं। जितना हम आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं, रियल चीजों की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बीच में डाउनफॉल जरूर आया था, लेकिन ये कभी मर नहीं सकता, उल्टा ये ग्रो करेगा, मुझे भी ऐसा लगता है। देखा जाए तो और प्रीमियम हो जाएगा, जैसे आप हीरे हो जाओगे, है ना, सोने की डिमांड है। और फिर आई डू एग्री विद पंकज सर, बिकॉज जैसे अभी हम जंक फूड सस्ता हो गया और हेल्दी फूड महंगा हो गया, जबकि हेल्दी फूड सस्ता होना चाहिए, लेकिन हेल्दी फूड कोई ज्यादा लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, तो उसको वो प्रीमियम हो गया है, जबकि वो प्रीमियम नहीं है। हेल्दी फूड तो फार्मर्स हमारे लिए वो ही बना रहे हैं, लेकिन हम खाते जंक फूड है, तो वो सस्ता है। और एक टाइम ऐसा था कि पिज्जा बहुत महंगा था, मतलब मिडिल क्लास उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 700-800 रुपए का एक पिज्जा था, अब वो 150 पर आ गया। राइट, तो वैसे ही है कि वैसे ही है। तो जैसे कंप्यूटर भी इंसानों ने बनाया, वैसे AI भी तो इंसानों ने बनाया ना। तो AI आपको एक कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि एक बेस दे सकता है, लेकिन वो बेस को बनाना किस तरह है, आगे किस तरह बढ़ना है, उसको डेवलप कैसे करना है, वो आपकी क्रिएटिविटी तो कोई नहीं छीन सकता, AI तो नहीं छीन सकता। आई डोंट थिंक सो। एक चित्रकार ने बड़ा प्यार से कहा है कि मुझे चित्र बनाना है, तो मुझे क्या बनाना है ये मैं बताऊंगा ना उसको। अगर मुझे क्या बनाना है यही मुझे पता नहीं, कैसे बनाना ये पता नहीं। मैं अगर मुझे एक ना दुर्गा का चित्र चाहिए जो M.F. हुसैन स्टाइल में हो, ये मैं AI को बताऊंगा ऐसा। तो फिर उसमें देखना कि मुझे ना हॉट कलर चाहिए तो येलो कलर की तरफ आप थोड़ा सा जाइएगा, और वो ऐसा ना फेडेड से ऐसा कहीं तक पीछे तक चला जाएगा और पीछे से वो एक शेर की इमेज दिखाई देगी। ये इस प्रकार का सब कुछ जब उसको मैं कहूँगा ना, ये मेरे चिंतन में है ना, ये मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग को वो बनाएगा ना। तो उनका तो चित्रकला को लेकर तो उनका ये कहना पड़ता है कि आप आर्टिस्ट हो तो आपकी विज़न है, आपकी विज़न आपको सिर्फ उसको इंस्ट्रक्ट करना है। और ये स्ट्रोक्स में M.F. हुसैन पता चलना चाहिए। क्योंकि हमारे बीच जो पूरी टीम थी वो सत्ते पे सत्ता और 7 हिंदुस्तानी पूरे कंप्लीट हो गए। तो हमारे बीच हैं सुशील जौहरी सर। तो सर हमारी चर्चाएं जो चल रही थी उसमें एक तो ये था कि शुरुआत कैसे हुई, पहली बार कब पता चला कि हमारे अंदर एक कलाकार है। तो किसी को चौथी में, किसी को 5वीं में, 7-8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में ऐसे पता चला। तो यही सवाल आपसे भी करना चाहेंगे। वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? वो 71 या 72 की कुछ 72 ऐसे उस समय मैं कुछ 9th या 10th कक्षा में था। वहाँ स्कूल में टीचर्स ने ऐसा एक सफ़ेद टोपा पहना के
ऐसा एक थर्मस पीछे सफेद लटका के एक सफेद जैकेट पहन के मुझे कोई स्टेज पे खड़ा किया था, ऐसा हाँ बना दिया था। तो खड़े हो गए, कुछ करना है ऐसा कुछ नहीं था, उनने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, कर लिया, वो हो गया। लेकिन उसके बाद में जो ताली मिली, जो लोगों ने बोला अरे वाह अच्छा लग रहे हो यार, तू तो सुशील बहुत बढ़िया लग रहे हो, तो उससे मिला यार ये कोई अच्छा मामला है साला, ये करना है, इसमें लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है खूब, तो चांद पे भी जाने को मिलता है। तो वो जो अंकुरण वहां से हुआ था वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। लेकिन वो यहाँ 1976 में प्रोफेसर सतीश मेहता हुआ करते थे, प्रयोग संस्था चलाते थे बीमानगर। उन्होंने एक मर्तबा अंधों का हाथी एक नाटक कर रहे थे शरद जोशी का, उसमें मैं प्रॉम्प्टिंग करता था उनके साथ बैठ के। तो एक एक्टर चला गया जो कि आमतौर पे होता है, फिर उसकी जगह तत्काल कौन खड़ा हो सकता है, इसको खड़ा कर दो, ये प्रॉम्प्टिंग करता है तो इसको वो कर लिया। उसमें फिर हाई कोर्ट में कुछ उसका शो था और बहुत अप्रिसिएशन मिला यार, खूब अच्छा लगा वो नाटक, शरद जी का लिखा था, अच्छा था। तो वहाँ फिर मुहर लग गई इस बात पे कि हाँ यार गुरु ये काम करना अपने को, तो इसमें अभी के तो नेता बन जाते हैं अपन, आगे के बने या ना बने। तो मेरे ख्याल से हर अभिनेता के अंदर ये बात तो होती है कि इस समय का नेतृत्व करने की मंशा जिसके मन में उठती है वो अभिनेता बन जाता है। क्या बस तो ऐसा है, शुरुआत हो गई। बढ़िया। अच्छा दादा, हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि अब जैसे लगभग 3 मीडियम हो गए, थिएटर यानी लाइव परफॉर्मिंग आर्ट कह लें उसको, और फिर दूसरा टेलीविजन, ओटीटी, सिनेमा, और तीसरा ये सोशल मीडिया। तो हम रिलेवेंस की बात कर रहे थे, तो जो दादा ने बोला, पंकज दादा ने बोला कि इसका रिलेवेंस इनफैक्ट और बढ़ेगा, मतलब ये और प्रीमियम चीज हो जाएगी आगे चल के, जैसे जैसे एआई और ये सब वीडियोस बनने के नए नए तरीके आ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जो लाइव परफॉर्मेंस होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, उसकी कीमत और बढ़ेगी? ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत जैसा मामला है। इसमें जो भी क्लासिकल टेस्ट वाले लोग होंगे उनके लिए तो थिएटर अद्भुत होगा। दूसरा मुझे क्या लगता है, कुछ अरसे बाद जब मोबाइल और कंप्यूटर में बहुत गुम होने लगेंगे लोग, तब जो लाइव इंटरेक्शन है उसकी प्यास बढ़ेगी निश्चित, और लोग उसके लिए, पेरेंट्स या टीचर्स प्रमोट करेंगे कि नहीं आपको 1-to-1 मिलना है, और तब थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और शायद रहा भी है अभी तक इसीलिए कि वो 1-to-1 सिखाता है। थिएटर में जो नकल करने की क्षमता है उससे ही तो बच्चा भी ABCD और आ ऊ और शेर और जंग बिल्ली कैसे और ये सब वैसे ही सीखता है। वो नाटक की शुरुआत है, माँ के साथ में जब बच्चा सीखता है, और नकल कर करके जो ग्रूमिंग होती है उसकी, तो स्टूडेंट्स की भी ग्रूमिंग में थिएटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, होना ही चाहिए। अभी भी चल रहा है, अभी भी है, लेकिन थिएटर उतना हो नहीं पाता है, लिमिटेशन से, कोर्स की लिमिटेशन है, रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन ये बढ़ेंगे अपने यहाँ भी। जो बड़े स्कूल से उन्होंने तो करना शुरू कर दिया है उसका ऑलरेडी, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। स्टूडेंट यंग ब्रिगेड क्या लगता है? थिएटर में इस सवाल का जवाब एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा कि एक्टर्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है थिएटर। वहाँ पर भी मुंबई में 8 साल से का जो मेरा एक्सपीरियंस है, थिएटर के एक्टर्स की बहुत इज्जत है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि वी नीड स्पेसिफिकली थिएटर एक्टर, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एड है या फिल्म है। तो और सीरियल का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन सीरियल में एक दिन में 18 सीन वो निकालते हैं, फिल्म में एक दिन में 1 सीन निकालते हैं, तो उनका तो टाइम, पैसा लगा हुआ है 1-1 मिनट का। दे नीड थिएटर एक्टर की यार एक टेक में वो करके चला जाए। और प्लस थिएटर में जैसे मैंने वहाँ पे किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में 1.5 साल का कोर्स किया, तो चूंकि मैं यहाँ से थिएटर करके गया था तो मैं वहाँ पर भी आगे था। मुझे कैमरे से एडजस्ट करने में वो टाइम लगा जो मैंने 1 साल में सीखा कि हाउ टू एडजस्ट योर परफॉर्मेंस, पर चूंकि मेरा बेसिक क्लियर था तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल। सो और प्लस मुंबई में आप हो 2 साल 3 साल 4 साल, आप ऐसा तो है नहीं कि जाते से आप बिजी हो जाओगे। टू कीप ग्रूमिंग थिएटर बहुत ज़रूरी है कि आप थिएटर करते रहें, जब आपके पास में ऑफर आ रहा है देन यू डू योर फिल्म, वेब सीरीज और व्हाट। तो एक और बुनियादी, मैं थोड़ा सा, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहीं ये सुना था बहुत पहले
कि एक सीन है, सपोज कैमरे के आगे सीन है कि एक्टर है और वो एक्टर अपनी गैलरी से चांद देख रहा है, कैमरा पहले एक्टर पे आएगा, बाद में चांद दिखाएगा। वही सीन अगर थिएटर में होगा तो जो दर्शक हैं वो एक्टर की आंखों से चांद देखेंगे, वो जो मजा है वो कैमरा नहीं दे सकता, इसलिए थिएटर हमेशा जिंदा रहेगा। क्षितिज भाई, आपने तो थिएटर भी काफी किया है और सीरियल्स का भी, जैसे बताया कि एक दिन में इतना हेक्टिक रहता है। देखिए, मुझे अप्रॉक्स 10 साल हो गए मुंबई में, और मेरे लिए प्लस पॉइंट ही था थिएटर ज्वाइन करना। बेसिक क्लियर करके मैं मुंबई पहुंचा था। बट अभी जो बात हो रही है वो एक आगे फ्यूचर क्या होगा थिएटर की, वो वाली। बट मेरे ख्याल से अभी जो एस्पायर एक्टर्स हैं वो इस चीज़ की अहमियत समझ नहीं पा रहे। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स है, खासकर जो जेनजी जनरेशन आ रही है, ये शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। इनको गर्मा गर्म चाहिए, शायद इनको एकदम से रिजल्ट चाहिए। शायद पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, ना पेशेंस है ना पैशन है। इनको मुंबई जाना है, फटाफट काम मिलना चाहिए, इनको लगता है स्टार बनना है। रेडी मिक्स का जमाना, बस वो रेडी मिक्स वाला ही सोच रहे हैं। 4 दिन पहले दाल को भिगो के रखोगे, बाद में इडली बनाओगे, वैसा काम नहीं है। रेडी मिक्स इडली चाहिए। तो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं वो। मेरे मुंबई जाने के बाद मेरे थिएटर के भी काफ़ी बंदे मुंबई में आए, और थोड़े टाइम टिकने के बाद वापस चले गए। वही उनको बस ये लग रहा है कि भाई आ गए हैं तो अब तो काम मिल ही जाएगा। बेसिक उन्होंने क्लियर किए नहीं, थिएटर का नॉलेज है नहीं, और थिएटर को ना वो इतना महत्व दे रहे। तो ये चीज़ आने वाली जनरेशन में हम लोग को ही शायद प्रमोट करनी पड़ी कि भाई घूम फिर के आपको थिएटर में आना ही, जुड़े रहना है आपको। न्यू जनरेशन में उतना रिलेवेंस नहीं बचेगा, ऐसा आपको लगता है? हाँ, हो ही रहा है ना वो। एक बहुत सिंपल सा गणित है। आप अगर इंजीनियर बनते हो, आप डॉक्टर बनते हो, तो 7-7, 8-8 साल लगाते हो आप। 5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए 1.5-2 साल के लिए जाते हो। 7 साल आप इन विधाओं में बड़ा बनने के लिए करते हो ना। थिएटर 7 साल कर रहे हो क्या? थिएटर ईमानदारी 7 साल, मतलब आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए बंदा भीड़ा पड़ा है, मेडिकल के लिए, इंजीनियर के लिए, तो 5 साल का सुबह 24 घंटे में से कम 18 घंटे की स्टडी है। कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। तो ये स्टडी तुम थिएटर के लिए कर रहे हो क्या? एज ए एक्टर करो, एज ए डायरेक्टर करो, एज ए बैक स्टेज प्रोडक्शन के हिसाब से करो। ऐसा कोई कर रहा है कि नहीं? हम 1-2 नाटक में काम करते हैं, हमारी कॉलर बड़ी हो जाती है, और उस बड़ी कॉलर को लेके घूमने लगते हो। हाँ, कई बड़ी कॉलर वाले वहाँ पड़े हुए हैं। अब जहाँ पे पूरा जंगल ही है, वहाँ पे तुम्हारा पौधा कहाँ दिखेगा दादा? जंगल है, पौधा थोड़ी नजर आएगा ना। तो ये समस्या है। तो आप दो ना, सिंसियरली दो ना, 7 साल दो ना। आप ये मान के चलो कि इसमें डिग्री लेना है आपको, डिग्री भले ना मिले, डॉक्टरेट नहीं कहलाएगा कोई भी आर्टिस्ट, पर करो ना, उतना दो ना। पर हम तो क्या 1 साल बहुत हो गया। 1 साल में अगर 2 नाटक कर लिए, बैक स्टेज में कर लिए, फ्रंट स्टेज में कर लिए, उसका मुद्दा नहीं। इतने में तो अगला मुंबई भगता है। जाए ना, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही, जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आपका हुनर अपनी जगह है, आपका भाग्य क्या कह रहा है, आपका लुक क्या कह रहा है, उन सारी चीज़ों के साथ आप स्टैंड करते हो ना। ये चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है उसका पता होना चाहिए, किस कारण से नहीं मिल रहा है। हम उसके ऊपर स्टडी करें। आपका आत्मा आकलन तो करना ही होगा, कोई सा भी माध्यम हो। चलिए सर, अब है ना, इंदौर की ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा जो मसालेदार बातें रहेंगी वो ये रहेगी कि आप सबको अपना अपना पहला ब्रेक कैसे मिला, चाहे बॉलीवुड में या टेलीविज़न इंडस्ट्री में। वो पहली फिल्म, वो पहला रोल, वो कैसे मिला। तो ओपन है, जिसको भी शुरू करना है। जी, तो बहुत टाइम से मेरा अगेन मैंने कोई एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। बाय गॉड ग्रेस मुझे पहला, मतलब मैंने वेब सीरीज़ की थी ह्यूमन, जो कि हॉटस्टार पे। मैंने मुझे मेरे भैया हमेशा इंस्पायर करते रहे हैं, मतलब मोटिवेट करते रहे हैं, यार तू ऑडिशन बना। ये मैं इस मामले में मैंने एफर्ट्स थोड़े कम लगाए हैं, लेकिन वो हमेशा बोलते थे तू कर, तेरे पास उस टाइम यश चोपड़ा जी थे। यश चोपड़ा का फ़ोन थोड़ी आएगा खुद घर पे कि यार तू आ जा, यहाँ बैठा है, किसी को नहीं मालूम, तुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखानी पड़ेगी। अभी तक मैंने ये नहीं किया था, बट मैंने एक प्ले किया था 2015 में, खूबसूरत बहू, उसमें मैं लीड में था। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं कहाँ से भोपाली की धुन चढ़ गई थी। प्ले की रिहर्सल के पहले, प्ले की रिहर्सल के बाद सबको परेशान करता था भोपाली में, ये ऐसा करके मैं चालू रहता था, मजाक मस्ती मेरी। तो उस टाइम एक लड़की थी वहाँ पर, उस टाइम वो लड़की थी, उसको मालूम था ये, और वो अभी 3 साल पहले वो एडी थी उसमें। अच्छा, ह्यूमन वेब सीरीज। हाँ, तो ऑलरेडी जो मैंने कैरेक्टर किया वो कोई कर रहा था, बट
मेरे लिए लकीली, उसके लिए मतलब उसके लिए भी लकीली कि उसको और बड़ा ब्रेक मिल गया तो वो गायब हो गया। अब वहाँ से रिक्वायरमेंट गई विपुल शाह जी की तरफ से, क्योंकि MCCC में हुई थी कास्टिंग कि वहाँ पे कास्टिंग भेजो, तो उन्होंने बोला सर 5 मिनट दो मेरे को। उसको ध्यान था कैरेक्टर भोपाली, ये सर खा गया था मेरा, और मेरी बातचीत कभी कभी होती थी। वहाँ का मेरे पास रिवर्ट बैक 2015 का सडनली आ गया फ़ोन कि कहाँ पर है, 5 मिनट है भोपाली में, जो तेरे को समझ आया बोलते। मेरे को 2021 में, हाँ अभी रिसेंटली 6 साल बाद, मेरे को कभी लगा भी नहीं था ऐसे रिवर्ट आएगा, और मैंने दे दिया। और 15 मिनट में तो मेरे पास 15 मिनट में तो मैं वेब सीरीज एक्टर हो गया था। हाँ लिटरली, जो दादा बोल रहे थे कि भाग्य भी बहुत, हाँ बहुत निश्चित तौर से। तो ऐसे पहला ब्रेक मिल गया, ऐसे शुरुआत हो गई, तो एक बूस्टअप भी हो गया हर किसी का जो भी इस लाइन में करना एक बात निश्चित है कि भाग्य से आपको मिल जाएगा पहला, बाद में तो आपको बनाना है, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपके कर्म आपके आगे बोलेंगे, भाग्य तो मिल जाएगा। नहीं एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एग्री, उसके बिना नहीं होगा। क्षितिज भाई का बड़ा इंटरेस्टिंग केस सेव है, हाँ नमकीन सेव से मिल गया। नहीं नमकीन सेव नहीं, इंदौरी होने का फायदा हुआ था थोड़ा सा। हुआ ये था कि मैं जॉब कर रहा था और कॉलेज कैंपस सिलेक्शन हुआ था MB खालसा कॉलेज से, और हिंदुस्तान कोको कोला लिमिटेड में काम कर रहा था, और मुझे लगभग 1 साल हुआ था, और ये लगने लगा कि भाई ये सिस्टम के सामने बैठे बैठे जीवन निकल जाएगा क्या, ये 9 से 5 की जॉब ही करता रहूँगा जीवन भर। तो बस मन में था कि यार कुछ अलग हटके करना है, और चूंकि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन उस टाइम पता नहीं थी, लोग बाग जरूर बोलते थे कि यार तू क्रिएटिव है, क्रिएटिव, पर मुझे समझ नहीं आता कि किस वे में मैं क्रिएटिव हूँ। खैर वो फिर थोड़ा थिएटर किया, कुछ नॉलेज लिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब किया, तो लगा कि यार कुछ अपन तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, और शायद ये मुंबई में ज़्यादा बेहतर अपन यूज़ कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ कुछ टाइम थिएटर करने के बाद मुंबई जाना हुआ। मुंबई में कोई गॉडफादर नहीं था, कोई परिचित था नहीं, तो घूमते फिरते ही राष्ट्रीय प्रोडक्शन हुआ, और ऐसे ही एड्रेस ढूंढते, हाँ ढूंढते गया था। और उस टाइम में लग रहा था कि अपन एज ए एडी कहीं ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं तो कुछ करेंगे। राष्ट्रीय में जाना हुआ, वहाँ पे मुझे बताया कि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, बट टीम ऑलरेडी बन चुकी है, जब पर चूँकि आप थिएटर से हो तो ऑडिशन देना चाहो तो दे लो। मैं ऑडिशन दिया, ऑडिशन दे के लगभग 1 महीना हो गया, भूल गया था मैं। एक दिन कॉल आया एक कास्टिंग डायरेक्टर का, मतलब मैं बता रहा हूँ कास्टिंग डायरेक्टर, बट उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर होता है क्या। कॉल है कि भाई आपका सिलेक्शन सलमान की मूवी के लिए हुआ है, आप आके ऑफिस में मिल लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन काटा और मेरे रूममेट को बात बताई तो हंसने लग गई, भाई 1 महीना हुआ है और ऐसे कोई फिल्म मिलती क्या मुंबई में, वो भी सलमान वो भी सलमान के साथ। तो मुझे लगा किसी ने प्रैंक किया है। अगले दिन वापस कॉल आया, बोले मैं विक्की सिदाना बोल रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर, आप कल आए नहीं। फिर मुझे क्लिक हुआ कि हाँ उस बंदे का नाम विक्की सिदाना था जिसने ऑडिशन लिया था। मैंने बोला कि मैं बस पहुँच रहा हूँ सर। बोले क्यों नहीं आया आप, कल क्यों नहीं आए? तो मैंने मुझसे निकल के सर कुछ काम था। तो बोला यार गजब आदमी, और राष्ट्रीय के कॉल से आपको ऐसा क्या ज़रूरी कॉल था। बहरहाल गया मैं वहाँ पे जाके। एक और किस्सा हो गया कि रिसेप्शन पे मुझे बोल दिया कि आप सूरज बढ़ियाते सर को पहचानते हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं, क्यों? मैंने क्या उनको पहचानता तो हूँ, बट बोले नहीं डायरेक्टली पहचानते क्या? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हो गया? बोले सूरज सर ने बोला है क्षितिज आए तो कैबिन में भेजना। अब मुझे खुद का तो पहले से ही था कि भाई मुंबई में 1 महीना हुआ है और यहाँ से फोन आया, मतलब या शायद और किसी को बुलाया हो, कुछ कन्फ्यूजन होगा ये कोई और क्षितिज या कोई और क्षितिज होगा। मैंने कहा अपने को तो गलती से बुलाया। सूरज सर के कैबिन में गया, उन्होंने पहली बात बोली कि क्षितिज इंदौर से हो? मैं क्या हाँ सर। तो बोले मेरा भी इंदौर के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मुझे आइडिया लगा कि इंदौर से है। तो उस टाइम इंदौरी होना बहुत फ़ायदेमंद हुआ और लगा कि हाँ भाई अब कुछ इंदौरी सर का ससुराल शायद इंदौर से ही है ना, सूरज सर का। यहाँ पे कुछ उनने कनेक्टिविटी ऐसी बताई थी कि हाँ यहाँ पे बताया। तो बोले कि और उनने बात ऐसी करी कि 56 कैसा है, सराफा कैसा है, उनको इतना ज़्यादा आइडिया था। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार इतने बड़े डायरेक्टर्स मिल रहे हैं, अपन पहली बार मिल रहे हैं। तो ये किस्सा हुआ था कि मुंबई में ऐसा लगा कि यार इंदौर का कुछ है, वट है भैया मुंबई में। तो ये सब पहला काम ऐसा मिला था। राष्ट्रीय का सबसे पहली फिल्म मेरी राष्ट्रीय की थी, प्रेम रतन पाया में से काम मिला था। 55 साल की उम्र में तो बैंक से रिटायर्ड हुआ, उसके पहले तो किसी जगह कोई ऑडिशन ही दिया था, इतने दिन देता कौन है। पर राक्षस फिल्म के लिए नागपुर में किसी बंदे ने मेरा नाटक देखा हुआ था, तो कुछ बात चल रही थी। तो
मेरे वो श्री राम चौक से पूछो ना, मैं बात करता हूँ, ऐसा करके मुझे मुंबई बुलाया। वहाँ गया, लगभग कास्टिंग हो गया था। संजय मिश्रा वाली भूमिका मुझे मिलने वाली थी, वो पिक्चर आई नहीं टीवी पे कहीं भी। और फिर बाद में क्या हुआ कि प्रोडक्शन वाली टीमों का जो होता है कि कोई तो स्टार चाहिए, तो फिर संजय जी ने कहा, तो फिर मैं बाहर हो गया। पर वो डायरेक्टर को लगा था कि नहीं यार ये गलत है, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो इनको तो एक भूमिका ऐसी थी जो थ्रू आउट पूरी पिक्चर में रहती है। फिर बाहर ही खड़ा हूँ मैं, और कुछ तभी 4 दृश्य हैं, ऐसा कुछ तभी था। पर वो उसको मैं इसलिए नहीं गिनूंगा कि वो रिलीज़ ही नहीं हुई उस हिसाब से। नेटफ्लिक्स पे भी चल रही है वो, राखोश। हाँ, वो नहीं रिलीज़ हुई, रिलीज़ बाहर मतलब इसमें टॉकीज में नहीं हुई, नेटफ्लिक्स पे जरूर चली है वो, पर उतनी नहीं चली। जो भी उसके अपने सबके अपने अपने भाग्य होते हैं। पर जो मेरा इंडस्ट्री में घुसने वाला मामला जो है वो पैडमैन से है। पैडमैन का ऑडिशन यहाँ इंदौर के लिए, तो उसके पहले मैं जब राकोश की शूट कर रहा था वहाँ पे इंदौर के अपने जो लोग जाते हैं ना, तो अरे रामदादा यार आप ऑडिशन भेज दो, और थोड़ा सा ना इंदौरी भाषा में बोल के भेजना, क्योंकि मंडलेश्वर महेश्वर की तरफ शूट करना है। तो ऐसा कुछ तो इस प्रकार की बातें हुई। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन भेजा कि मैं ये हूँ थोड़ा सा, तो वो सिलेक्ट हो गया, वो शॉर्ट लिस्ट हो गया वो। अब फिर वो जो टीम यहाँ पर कास्टिंग के लिए आई, कोई मैडम थी, उनके साथ नाम नहीं भूल रहा हूँ मतलब मैं, तो वो यहाँ आई है और उन्होंने पंचायत प्रमुख का मेरे से ऑडिशन यहाँ पे करवाया, और वो भोपाल चली गई। अब भोपाल जाने के बाद भोपाल से उन्होंने कॉल किया, नरेंद्र की बात करते हैं ना, तो नरेंद्र को तो हाँ, तो नरेंद्र मैंने कहा, उनका कॉल आया, मैंने कहा मैं भोपाल थोड़ी आ सकता हूँ, उनको ये कहा मैंने, बोले एक और ऑडिशन लेना है आपका। तो भोपाल नहीं, तो बोले नहीं आप आपके घर पे दीजिएगा ऑडिशन, फिर से उसको भेज देती हूँ फोटोग्राफर को। अब वो नरेंद्र घर पे आया, फोटोग्राफर को साथ में लेके आया। डॉक्टर वाली जो भूमिका है उसमें वो एक चश्मा लगा के और एक बिना चश्मा लगा के, इस प्रकार से 2 प्रकार से उन्होंने उसको शूट किया। आई गई बात हो गई, पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद मुझे मुंबई से कॉल आता कि आपको सीनियर पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया है। तो मैंने कहा सीनियर पार्टनर का तो मैंने ऑडिशन दिया ही नहीं। तो नहीं, बाल्की जी ने दोनों ऑडिशन देखे, आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपको बड़ा वाला रोल दिया जा रहा है, जो सारे के सारे दृश्य जो है मोस्टली अक्षय कुमार जी के साथ है। अब ये सारा नया था यार मेरे लिए। ये तो बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद इस प्रकार की कोई हरकत करे, अच्छा थोड़ी लगता है ना यार। हाँ तो मैंने कहा ठीक है अभी आजा, और ठीक है भयानक नर्वसनेस कहाँ आ रहा है वो बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कि अच्छा यार, आप बोले नहीं तुम्हारा ऑडिशन बच्चा अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, तो बाल्की जी ने आपको बड़े रोल के लिए लिया है, सीनियर से पार्टनर के लिए। ओके, और उसके 2 मिनट के बाद फिर उसी बंदे का फ़ोन आता है, और वो सर ने कहा है कि ना आप दाढ़ी मत कटाना। यहाँ पे नर्वसनेस आया, एज ए आर्टिस्ट नर्वसनेस आया कि ये लुक चाह रहे हैं। मैंने एक्टिंग करके जो ऑडिशन दिया है वो उसकी क्या कीमत है आई डोंट नो, लेकिन दाढ़ी मत कटाना था। दाढ़ी आपकी, दाढ़ी वो कैरेक्टर पॉइंट हो गई, सेंटर पॉइंट हो गई। और खीर वो किया, और नो डाउट उसके अपने राकोश सिनेमा एक छोटे से प्रोड्यूसर का था, ये बड़े प्रोड्यूसर का मामला था। एक डायरेक्टर बड़ा था, एक बड़े आर्टिस्ट के साथ, बड़े स्टार के साथ आपको काम करना, तो जो भी कैमरा फोकसिंग की और इन सारी चीज़ों के साथ जो डिफरेंस फील होता है वो सारा का सारा फील किया। और उसके बाद एक कमर्शियल एड की, तब पता चला कि ये तीनों माध्यम कितने अलग अलग है। आपका प्रोडक्शन और छोटा है तो अलग बात है, बड़ा है तो अलग बात है, स्टार के साथ होता आप अलग हो, आप कमर्शियल एड में जा रहे हो तो अलग हो, आप टीवी सीरियल में जा रहे हो तो अलग हो। टीवी सीरियल के लिए जब कॉल आया तो एक ही लाइन में मैंने मना कर दिया था उनको। मैंने कहा मैंने नौकरी छोड़ी है, मैं VRS लिया है, तो नौकरी छोड़ के मुझे नौकरी नहीं करना है। बहुत छूट, हाँ नौकरी छोड़ के नौकरी नहीं करना, इसलिए मैं इस चैप्टर को रखता ही नहीं हूँ। कहीं भी कोई सीरियल वाला पूछता तो मना करता था। पर यह अनुभव है, ये पता चलता है, मतलब कितनी सारी चीज़ें आपको फील होती है ना, आप कहाँ काम कर रहे हो उससे मतलब नहीं, आप किसके साथ काम कर रहे हो, प्रोडक्शन को होने क्या है। बाल्की जी का प्रोडक्शन वाला जो मामला इतना अप्रतिम, जिसको बोलते हैं ना, बिस्लरी का ही पानी पीना है। उन्होंने गर्मी 42 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में पूरी यूनिट के लिए नींबू का शरबत बनवाया होगा, तो पूरी बिस्लरी की बॉटलें खाली करके सबको उसी में पिला। स्ट्रिक्टली कहा गया था कि आपको इधर उधर का कुछ खाना नहीं है। हाँ ये है ना ये। पर राकोश वाली इसमें इस प्रकार का मामला नहीं था, वो नया मामला था, नई प्रोडक्शन हाउस था, जो भी है। की बात भी होती है। एग्जैक्टली हम किसी का गुणदोष नहीं ढूंढ रहे हैं, पर अपन सबके अपना अपना सोच है, अपना अपना मतलब इसका एक और बड़ा उदाहरण है कि वो क्या बोलते हैं उनको, अक्षय कुमार का जुलूस निकलता है ना, उसको जो वो मिला है ऑनर, पद्मश्री मिला है, तो सबसे पहले शॉट वही था मेरा।
है ना। तो मेरे हाथ में किसी ने तभी गुलदस्ता पकड़ा दिया था, ये अक्षय कुमार आते हैं, अक्षय कुमार आते थे, एक जना हाथ पकड़ा है उनको, मेरे हाथ में गुलदस्ता है, मैं उनको गुलदस्ता दे रहा हूँ, कट 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 करके आए और वो अक्षय बाल्की जी खुद चल के आए अक्षय कुमार जी को, मेरे से बोला गुलदस्ता नहीं देना है आपको। ठीक है, वे नहीं देना, आपने क्या मालूम। और अक्षय कुमार बोला ये तुम्हारे सीनियर पार्टनर है, हग हिम। तो दादा पहला ही दृश्य अक्षय कुमार के गले पड़ने वाला, तो अपने साथी लोग ऊपर नीचे हो गए, क्या करते हो यार जोग साहब तुम यार, अभी अभी आए हो, हम तो भोपाल वाले हैं, हम तो पिछले 15 दिन से यहीं बैठे हुए हैं, ये इस प्रकार का माहौल। अच्छा, फिर उसके बाद वो ड्रोन से चालू हो गया, वो जुलूस आगे बढ़ने लगा, जुलूस आगे बढ़ने लगा, किसी कारण से फिर कट हुआ, तो कोई तो एक बंदा आया, जोग सर आप बैठ जाइएगा, वैसे भी ड्रोन से कैमरा है, आप नहीं दिखोगे, गर्मी बहुत है, सर ने बोला है। ये अब लगा कि एग्जैक्टली दाढ़ी क्यों? हाँ, नहीं ये अच्छा यार, दाढ़ी बढ़ गई यार, अगला गिन भी रहा है कि बढ़ रही है यार, उम्र का तकाजा 42 डिग्री में धूप में। अच्छा, उसके बहुत सारे कट होते हैं ना ड्रोन के कारण से, तो बोले नहीं ड्रोन से है, और वो आप तीनों चारों खड़े हैं, वो निकल जाएगा आगे निकल जाएगा, आपको भीड़ में जाने की जरूरत नहीं, आप बैठ जाओ छाँव में। ये भी अनुभव है यार, कोई तो कीमत करता है। दादा आपका पहला सीरियल? अपने यहाँ एक फिल्म बनी थी इंदौर में, कुछ हिस्सा शूट हुआ था, जियो तो ऐसे जियो, अरुण गोविल, और उसका एक गाना था यहाँ शूट होना था, डमक डमक डम डमरू बाजे महादेव के हाथ, पी के भंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ बाबा बमले री बम। ये गाना देवगुराड़िया मंदिर में शूट होना था। तो डायरेक्टर आए थे यहाँ, कनक मिश्रा, शायद राष्ट्रीय का ही प्रोडक्शन था। तो उस समय मैं यहाँ एक नाटक करता था, एक था गधा, उसकी शोज कर रहे थे, अच्छे चल रहे थे खूब। तो कासलीवाल जो कि सूरज बड़जात्या के रिलेटिव है, प्रोडक्शन टीम उनके कोऑर्डिनेशन में थी, वहाँ से उन्होंने कहा होगा, तो मुझे मैसेज आया कि आज शाम को देवगुराड़िया इतनी बजे पहुँच जाना, एक गाने की शूटिंग में आपको बिठाना है। चलो बाबा करें, देखेंगे। तो अरुण गोविल के पास में बिठा दिया, और वो गाना जो बजा रहे हैं, वो गाना शूट हो गया। कितने साल के रहे होगे दादा? 22-23-24 साल का था, 24 साल का था। गाना खत्म हुआ, फिल्म पैकअप हुआ, उनका शूटिंग। बाद में एक सीन भी कर, कुछ पटवारी वटवारी बना दिया उनने, रामेश्वर पटेल जी की शूटिंग होती थी, वो सब हो गया। कनक मिश्रा जाते समय बोला, जौहरी यार तू अच्छा एक्टर है, तुझे काम दूंगा मैं, ये मेरा नंबर रख, थोड़ा दिन बाद कुछ बात करना, 1-8 महीने बाद बात करना। 1-8 महीने बाद फ़ोन लगाया, तो बोले यार तुम 15 दिन बाद आ सकते हो बम्बई, आ जाओ, एक फिल्म है, अनूप जलोटा लीड करेंगे उसमें सेकंड लीड तुमसे करवाऊंगा, और मुझे असिस्ट भी कर लेना चाहो तो, यहाँ रहोगे तो खाली टाइम क्या करोगे। मैंने कहा अच्छा है, सीखने को मिलेगा। मैं तो बिल्कुल सर, उनने जो तारीख दी उस समय मुंबई चले गए, बम्बई गए, उनके घर पहुंच गए। हाँ आ गया जौहरी, आ जा बैठ, चाय नाश्ता कर। अभी अपन 12 बजे दादर में कुछ साउंड स्टूडियो था बड़ा, वहाँ चलेंगे, गाने की रिकॉर्डिंग में साथ में जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। अच्छा लगा है, मैंने कहा चलो यार काम शुरू हो गया, बगैर कुछ स्ट्रगल की काम मिल गया है। तो अपने गाना वहाँ शूट हुआ। फिर 2-1 दिन बाद बोले अब ये एक काम कर, अब 2-3 दिन बाद आ तू, तो अपन आगे का प्लान करते हैं। गया मैं 3 दिन बाद, बोले यार जौहरी एक प्रॉब्लम हो गई, वो अनूप जलोटा के पास में अगले 1-1.5 महीने टाइम नहीं है, तो अब ये अपनी शूटिंग करीब 2 महीने बाद करेंगे, तो एक काम करें, अब अभी कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है सर। यार बम्बई आए अपन, शरद जोशी का नाटक करते हैं, तो उनसे मिलना तो बनता है ना यार, एक बार मिलने जाना चाहिए। शरद जी के वहाँ टाइम लिया, सरोज कुमार जी से फ़ोन नंबर लिया, और शरद जी के घर चला गया। आओ 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 जो बैठ जाओ। तो ऐसा फट्टा लेके गादी पे बैठ के लिखते रहते हैं। मैं करीब 10 बजे पहुँचाऊँगा, बोले बैठ बैठ बैठ। मेरा नियम है सुबह 9 से 11 कम से कम 2 घंटे में यहाँ बैठ के लिखता हूँ। अच्छा हो बुरा हो, अखबार में जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं सोचता हूँ, बस बैठ के लिखता हूँ। उनका लिखा पढ़ी हुई बोले यार जौहरी तुम कितने दिन हो यहाँ? मैंने कहा सर
मैं करीब 1,500 रुपये लेके आया था, उसमें से 200 रुपये बचे मेरे पास। तो उतने दिनों 200 रुपये में मुश्किल से 2 दिन रह पाऊंगा, इससे ज़्यादा तो रह नहीं पाऊंगा। अच्छा, उठ के गए वो अंदर और कुछ 300-400 रुपये लेके आए। बोले ये और अब कितने दिन रुक सकते? अब तो 5-6 दिन रुक लूंगा मैं। ठीक, क्या है हमारा, हम एक सीरियल बनाते हैं ये जो है जिंदगी, उसके तब तक देख चुका था 40 एपिसोड आ चुके थे उसमें। उस समय का सुपर हिट। हाँ, वो जानता। बोले अब एक काम करना, इसमें एक कैरेक्टर हमने लिखा है सतीश शाह के लिए, और सतीश शाह जी का कोई प्रॉब्लम है, वो आ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ हमारी जो कोर टीम है उसमें बात चल रही है कोई एक्टर ढूंढना है। तो शरद जी ने सुबह बोला, सुबह आ जाओ यार तुम, सुबह तुमको किसी से मिलवाऊंगा मैं। तो सुबह मैं गया, पहुंचा तो वहाँ एक ऐसा दाढ़ी वाले सज्जन, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, वेरी ग्रेसफुल पर्सन। आओ बैठो। मंजुल जी, ये सुशील है, इंदौर में नाटक करता है। नाटक मेरा बहुत अच्छा करता है पर रॉयल्टी नहीं देता है। ठीक है, बट ही इज गुड एक्टर। अच्छा ठीक है, तुम कब से करते हो थिएटर? मैंने कहा सर 7-8 साल हो गए। हो गया, कुछ है तुम्हारे पास में उसका डाटा है कुछ? मैंने कहा सर मेरे पास एक कैसेट है जिसमें नाटक के कुछ क्लिप्स हैं, दे सकते हो हमको? लीजिए सर। ठीक है, कल सुबह आप फ़ोन कीजिए, बात करते हैं। उन लोगों की कुछ बात हुई, मैं बैठा रहा, गद्दू जैसा बैठा, वो चाय वाय पीता रहा। अंततः खाने का पैसा था ही, शरद जी ने दिया ही था, रुक गया। अगले दिन फिर वापस शरद जी के यहाँ, तीसरी विजिट थी उनसे। फ़ोन लगाओ उनको, भाई 11 बजे कहा था उन्होंने, फ़ोन लगाया। हाँ सुशील, देखो तुम काम कर रहे हो, तुम दिवाली के पास फ्री तो हो ना? उनका हाँ फ्री हूँ सर। ठीक है, 15 दिन करीब टाइम रख के आ जाओ, खंडाला में शूट करेंगे। ओके, वी आर वर्किंग टुगेदर। और सुनो, दिन में ओबेरॉय साहब के यहाँ पे चले जाना, आर्ट कमर्शिया वर्ली में है वो, एड्रेस समझा देंगे, शरद जी बता देंगे। ठीक है सर। एकदम खुशी हुई, खूब अच्छा हुआ कि अपन काम करने गए थे, फिल्म में काम करने गए थे, और ये जाने कौन सी टीवी, उस समय की बेस्ट सीरीज में काम मिल गया। तो इस तरह दुकान शुरुआत हुई। फिर लगातार मंजुल जी की 2-3 प्रोजेक्ट्स आगे हुए, उनमें उन्होंने लीड कैरेक्टर दिए। एक में नीना गुप्ता, अंजन श्रीवास्तव, राकेश बेदी, तीनों ये सेक्रेटरीज थे मेरे, मैं राजा था उसमें। वो एक था गधा से प्रेरित था कैरेक्टर, इसलिए मिल गया। तो तब से काम चालू हुआ, फिर एक से दूसरा तीसरा, ऐसा करीब 1000 एपिसोड हो गए अब तक, 25 एक सीरियल्स के, 4-5 छोटी छोटी फिल्में मिल गई जिसमें कैरेक्टर, इसमें आपकी राष्ट्रीय वाली मैंने प्यार किया से, ऐसा कुछ। मतलब कुल जमा कहने का मतलब यही था इस पर लुब्बे लुआब की, बम्बई में आप बहुत प्लान करके जाते हो तो वो वैसा ही हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत मत रहिए। बम्बई अपनी लैंग्वेज सिखाती है, आपका भाग्य वो शहर तय करता है, आपके तय करने से कुछ भी नहीं होता। तो बाकी एक बात जरूर है कि आप सिर्फ एक्टिंग करने जा रहे हो या फिल्मों में जा रहे हो, ये सोच के मत जाओ, वहाँ जाओगे भूखो नहीं रहोगे, खाने को मिल जाएगा, आपके पास कुछ ना कुछ काम निकल आएगा, कहीं से भी निकल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप इंदौरी नमकीन बेचोगे, लेकिन उसकी भी कीमत है। और कई का आर्टिस्ट नमकीन बेच के 8 साल के बाद उस जगह पे पहुँचे कि आज उनके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं। दीपक मांडलिक, बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। मंजुल जी ने सर एक चीज़ और, मंजुल जी ने इंदौर के प्रति, मंजुल जी के प्रोडक्शन के लिए ये चालू हो गया था कि यार तुमको मंजुल जी के यहाँ काम करना है ना, एक काम करो, इंदौर का कनेक्शन लेके आओ इनके यहाँ। तो आपके थ्रू तो मेरे बाद फिर राजेश दुबे रोमी गए वहाँ पर, फिर राहुल बोस गए वहाँ पर, फिर सुनील सालगिया गए वहाँ पर, पृथ्वी गया ना, पृथ्वी सांखला भी शायद, पृथ्वी सांखला गया। ऐसे कई लोग जो इंदौर में साथ में थे वो फिर एक के बाद एक वहाँ पे रहे। एक सुभाष चौधरी हैं यहाँ पर, मुकेश दुबे हैं, सब लोगों ने फिर वहाँ खूब काम किया, कई डायरेक्टर बन गए। सुभाष चौधरी और मुकेश, इन्होंने 300-400 एपिसोड्स की एक सीरीज करी थी जो बाहुबली के डायरेक्टर थे ना, प्रोड्यूसर क्या नाम
मौली क्या राजा मौली उनका प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने एक सीरीज डायरेक्ट करी। दोनों जॉइंट डायरेक्टर थे उसमें, इंदौर के थे दोनों, मुकेश दुबे और सुभाष चौधरी। वो दोनों जैसी स्क्रिप्ट आती थी सीन बांट लेते थे कि ये 10 सीन तेरे 10 सीन में रहे, ये लोकेशन तेरी ये लोकेशन मेरी। अब प्रोडक्शन टीम लगी हुई है 2-4 गाड़ियों में, सर आपका वहाँ पर सीन है सर, चलिए सर चलिए। हैदराबाद में शूट कर, हैदराबाद में बहुत अच्छा। पर ऐसा बहुत काम हुआ और मंजुल जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इंदौर के कई लोगों को उन्होंने काम दिया। पुष्पांशु, तुम्हारा तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला किस्सा बड़ा। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मैं यहाँ पर तो मैंने 2016 की बैच से किशोर नमित कपूर से एक्टिंग स्कूल करा, फिर 6 महीने शामक डावर से डांस किया, फिर कॉर्पोरेट फिल्म से ये सब चल रही थी, फिर लॉकडाउन लग गया और यहाँ पे आया। लॉकडाउन के बाद जब मैं गया तो सारा काम ऑनलाइन हो चुका था सब कुछ, और आराम नगर वहाँ पे एक प्लेस है, सब लोग जानते हैं एक्टर्स मोस्टली, तो वहाँ पे कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं। और मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे तो सब बंद है, क्या हो रहा है। और एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसने मुझे बुलाया कि एक्सक्यूज़ मी आप एक्टर हैं क्या? मैं कहा एक ऑडिशन आया यार, आप जल्द अर्जेंट है, आप भेज दीजिए। मैं कहा ठीक है मैं भेज दूंगा। मैं घर गया ऑडिशन बना के भेजा, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑडिशन था और वो क्लियर हो गया और पूरे इंडिया में उसके होर्डिंग्स लगे। और मतलब ये जो लक की बात है, और सेम लक का मैं पहले लक में बिलीव नहीं करता था, पर अभी एक और किस्सा ऐसा हुआ कि एक वेब सीरीज़ में कर रहा था विराम, और इंदौर में शूट हुई थी पूरी। हर्षवर्धन राणे उसके हर्षवर्धन व्यास उसके डायरेक्टर है, और लाइन प्रोड्यूसर मुंबई से आया था। अब उसने काम देखा होगा मेरा, पर 4 साल कोई बात नहीं। कट टू मैं एक लुक टेस्ट के लिए जा रहा था। अब लुक टेस्ट के लिए मैं ए विंग की जगह बी विंग में घुस गया। उसी बिल्डिंग में 2 विंग्स थी। अब बी विंग 203 में मैं गया तो मैंने रिसेप्शन पे पूछा कि मैं लुक टेस्ट के लिए आया हूँ, बोले ये तो दूसरी विंग में। लेकिन उसी ऑफिस में दरवाज़ा खोल के वही लाइन प्रोड्यूसर बाहर निकला जो मुझे 4 साल पहले यहाँ मिला था। उसने बोला कहाँ, इंदौर में मुंबई में ही हो क्या? मैं एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ, उसका ऑडिशन आप भेज दो। और उसमें सिलेक्शन हो गया। 13 दिन का भी शूट था बरेली में, वो हो गया। दुल्हनिया ले आएगी फिल्म का नाम है, और वो 2025 में भी रिलीज होने वाली है, टी सीरीज। तो ये इतने और ऐसे इतने इंसिडेंट्स हुए हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक या रोल क्या है? ये अभी तक का सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट, जिसमें स्क्रीन टाइम ज्यादा है। स्क्रीन टाइम पैरेलल लीड है मेरा इसमें। पहले भी किया है, लेकिन वो वैसे पिच नहीं हुई, छोटे प्लेटफॉर्म पर आई गई बात हो गई। लेकिन ये अभी तक का तो पहले बिलीव नहीं होता था, पर अभी 8 साल में मुझे होने लगा है। दादा आपके लिए? मैंने तो अभी जो एक बड़ा काम किया वो आश्रम वाला, वही बोल सकता हूँ मैं। वो मैंने कुछ बहुत साल पहले वीडियो भेजा था किसी को, मेरे को तो मालूम ही नहीं, किसी ने बोला था कोई सर आपका कुछ हो तो छोटा मोटा नाटक का या कुछ भेज दो आप। तो मैंने कुछ शायद कोर्ट मार्शल प्ले का एक विकास राय वाला कोई सीन था, वो भेज दिया था। और वो सर कहीं प्रकाश झा सर ने देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने तुरंत बोला कि आप बॉबी देओल के लॉयर का आप कर रहे हो। तो ऑडिशन वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ उस पे से ही उन्होंने फाइनल किया। बहुत बढ़िया। अनमोल पहला सीरियल वो भी ऐसे ही मिला है ना, मजाक में? नहीं, मैं तो घर से ऐसे ही बोल के गई थी। मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे कि अभी हो गया, तुमको जो करना था अब कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि डांस में रुचि रही शुरू से, तो कुछ हो जा नहीं रहा था। मैं DID में गई थी, तो सीजन 4 में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें टॉप 100 कंटेस्टेंट में गई। फिर वहाँ से भी मैं नहीं हुआ आगे सिलेक्शन। फिर सीजन 5 में फिर से ट्राई किया, उसमें भी टॉप 100 तक गई, फिर उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाई। तो फिर निराश हो गए थे मम्मी पापा कि बस करो अब मत करो, अब कोई सेंस नहीं लग रहा है इस बात का, क्योंकि मैं भी उदास हो जाती थी। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को पता है मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दो, आप टाइम दो। तो कहते थे नहीं कोई टाइम वाइम नहीं, अब जब तक दादू दादी हैं उनके रहते हुए तुम्हारी शादी हो जाएगी बस। तो मैंने बोला था नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी, मुझे 1 महीना दे दो, बस 1 महीना दो। तो मेरे पापा ने बोला कुछ नहीं होगा 1 महीने में, मैंने बस 1 महीना दो यार। मैं तो लड़ी, मम्मी ने तो मेरी देखा भी नहीं। मम्मी मेरी नहा रही थी, मैंने बोला मम्मी मैं जा रही हूँ मुंबई, तो बोला वहीं रह जाना, आना मत, घर आने की जरूरत नहीं, उधर ही रहो। ठीक है, मिली भी नहीं वो मुझसे और मैं चली गई मुंबई। अब मेरा क्या काम होता था, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या होता है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मुझे बस मेरी वो PG वाली मैम ने बोला अपना बैग लो और ये एड्रेस है रामनगर, यहाँ जाओ, अब जो मिले देख लो। तो मैंने ठीक है,
मेरा 1 महीने तक यही काम होता था। सुबह उठती, तैयार होती, झोला उठाती, आराम नगर या कहीं भी जहां मुझे मिलता है कि यहाँ पे ऑडिशन है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब करा मैंने, सब A to Z में। मेरे पास 1 महीना था, अगर नहीं हुआ तो शादी, तो क्या कर तो मैं तो जाती थी बस वहाँ। अब लकीली क्या हुआ कि मैं बस ये ऑडिशन ही दे रही थी। मैं 28 अप्रैल को मैं मुंबई गई थी और 25 मई समथिंग मैंने स्पेयर ओरिजिन्स करके एक प्रोडक्शन हाउस है जो बालिका वधू जिसने बनाया था, मैं वहां पर गई और उन्होंने बोला कि ऑडिशन तो नहीं है, अब तुमको देना हो तो देके जाओ, मतलब ऐसा कुछ चल नहीं रहा है कास्टिंग वगैरह। तो मैंने ले लीजिए, आप कुछ लगे तो बताना। बोले ठीक है, दे दिया। शाम को मुझे कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर का कि एक रोल आया है पर करोगी कि नहीं। तो मैंने बोला कुछ बोल्ड है क्या? तो बोले नहीं काम वाली बाई है। तो मैंने बोला क्या है, मतलब थोड़ा बताओ। बोले कंटिन्यूटी है, घर की हेल्पर है, घर में ही रहती है, हेल्पर है पर अच्छा कैरेक्टर है और पूरा आपको कंटिन्यूटी रोल है, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मैं तो ये सोच ही नहीं रोल क्या, मैंने 1 साल घर से दूर, शादी से दूर, मैंने डन ये करना है बस। अभी शादी भी होगी, 1 साल तो मैं बच गई। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। उन्होंने बोला ऑडिशन वगैरह नहीं देना, बस लुक टेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं लुक टेस्ट के लिए गई। शाम को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, मैंने पापा को फोन किया, मैंने कहा मेरे को सीरियल मिल गया। तो पापा कहे फालतू बात कर सीरियल मिल गया, 1 महीने में सीरियल मिल जाता है। मैंने 1 साल का मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ रही। मेरे से बिना पूछा कहीं साइन क्यों करी वो कुछ ले लेंगे तेरा। मैंने क्या है मेरे पास तो मैंने बोला नहीं पापा हो गया है, आप मम्मी को मत बताना क्योंकि पता नहीं एंड मोमेंट में निकाल दिया मुझे या कुछ हो गया तो आई डोंट नो। हाँ मैंने कहा मेरे शूट हो जाने दो, अगर मैं टीवी पे आ गई एक बार तो फिर कंफर्म है कि मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब हुआ मेरा शूट चालू हुआ, 4 दिन बाद उसका प्रीमियर था टीवी पे। तो मेरी मम्मी और पता नहीं इत्तेफाक से पूरी कॉलोनी एक ही लाइन में जो हमारी जो है वो लाइन वाले सब सिलसिला बदलते रिश्तों का देख रहे हैं क्योंकि नया शो यूजुअली लोग कि यार क्या होगा देखते। और उस दिन सब ने रात को 8 बजे 8:30 जो भी उसका टाइम था वो लगाया हुआ है। और मैं जैसी मेरी एंट्री हुई कॉलोनी में एक साथ आवाज आई अनमोल टीवी पे आ रही है, अनमोल टीवी पे आ रही है। मेरी मम्मी पागल हो गई, ये क्या कर, ये टीवी पे कैसे आ गई, तुमने मेरे को कुछ बताया क्यों नहीं है वो ऐसा। बाप रे, वो जो फिर चालू हुआ उसके बाद से तो वो तेरे साथ में वीडियोस में अब ज्यादा फीचर होती है, बहुत ज्यादा फीचर होती है और वो बहुत खुश होती है। खैर वो कंटेंट क्रिएशन तो अलग हो गया पर एक्टिंग का करियर मेरा ऐसे चालू हुआ। दादा एक मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब बेनिफिट भी कह लो आज के टाइम में या उसका दुष्प्रभाव भी मान लो कि जैसे हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि यार मुंबई इंसान जाता है या जैसे आपने बोला था, दादा ने बोला था कि बम्बई देती है किसी न किसी को, भूखे तो कोई नहीं रहेगा। लेकिन अब ऐसा सीन हो गया है कि सिर्फ बम्बई के भरोसे नहीं है कला, मतलब खासकर ये आर्ट फॉर्म, सिनेमा है ना, फिल्म प्रोडक्शन। तो ये हम जैसे लोगों के लिए जो इंदौर बेस्ड है या कोई जयपुर में होगा या कोई बिहार में होगा, पटना में होगा, है ना, सब लोग और अपना अपना सिनेमा बना रहे हैं, तो ये प्रेशर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मतलब हम बम्बई जाना चाहिए उस इंसान को अगर कुछ और बड़ा हासिल करना है? देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपको प्रोफेशनली करना है कुछ तो बम्बई ही जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, जब भी आपको एक्सपोजर काम और सब मिलेगा। अगर आज अब ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है क्योंकि ऑडिशंस आज ऑनलाइन सब हो गई हैं, तो सबके लिए इजी हो गया रिलेटिवली कि आपको जरूरी नहीं कि वहाँ रहना पड़े आपको। मतलब जाइए, हाँ कुछ दिन रहिए और वापस भी आ सकते हैं। और बाकी सब आजकल वैसे भी वहाँ पर्सनली कोई मिलता नहीं है, आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया है, सारा ऑनलाइन ऑडिशंस हो रही है, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अगर सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ग्रुप्स पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। भाई उसमें एक और चीज़ जो है कि पहले सारा जो एरिया वहीं होता था ना, अब हम चंदेरी में भी शूट कर रहे हैं, ओरछा में भी शूट कर रहे हैं, मंडलेश्वर महेश्वर में भी शूट कर रहे हैं। अब पैडमैन में उन्होंने मुंबई के जो मेन रोल है उन्हीं को मुंबई वालों को रखा है, बाकी तो सारी इधर के उठाया ना यहीं के लिए ना, तो ये आपको एक नया क्षेत्रफल मिल गया ना काम करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ ये जो कह रहा है कि आपको करियर करना है तो पहले वहाँ जाओ, वहाँ पे एस्टैब्लिश कर लो। जैसे तुम 25 जगह पे जाके अपना ऑडिशन दे के आई हो तो वो ऑडिशन उनके पास है, यहाँ अभी कोई हमसे मांगता है तो मैं ऑडिशन देता हूँ।
पर यहाँ पे कोई ऑडिशन सेंटर आया है और काम करने वाले हैं तो मैं कभी नहीं गया ऑडिशन देने, जब तक कि पर्सनली मुझसे किसी ने कहा नहीं। पर मेरा गणित मैंने फिर बताया कि मैं शो किया हूँ, है ना, मेरा हो गया। मैं जिस एज ग्रुप में हूँ उस एज में मुझे भागदौड़ नहीं करना, मुझे हाय तोबा नहीं करना, मुझे पढ़ना ही नहीं है उस पर। अपने टर्म्स पे जो मिले इजीली। एग्जैक्टली। पर जिसको दादा जाना है तो जाना है, ये जाना, ये सीख के आया ना। हाँ, ये फुल टाइम ही करना है। एग्जैक्टली, ये सीख उसके लिए वहाँ पर जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, जो झेलना, तो हर व्यक्तित्व वो झेल पाए, वो भी नहीं। कुछ लोग हैं यार, देखो जैसे करियर करने के लिए जाते हैं तो मैं 3 साल का समय दिया, 3 साल में जितना भी हासिल होगा मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इस इंडस्ट्री में क्या जगह है। ओके, 3 साल तक देख लिया, जम गए, नहीं जमे तो निश्चित। एक दूसरा अप्स एंड डाउन आए करियर में, ऐसा कुछ हुआ कि 6 महीने तक काम ही नहीं है? मैं कभी पूरे टाइम के लिए बम्बई गया ही नहीं। अच्छा। मुझे हमेशा किसी ने बुलाया, गए, अपना काम किया, वापस अगले दिन जैसे ही शूटिंग करते हैं अगले दिन इंदौर। तो वहाँ रहना करना, ये जो बाकी अरेंजमेंट्स होते हैं या जब शूट है उस समय वही लोग करते हैं, तो दोस्तों के साथ रहता था मैं। नहीं, वो लोग व्यवस्था नहीं करते रहने करने की, वो आपको करना है। लेकिन इतना कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना पड़ेंगे आपको कि व्यवस्था आप अपनी जमा लो, पर वहीं रहो जरूरी नहीं। मैं 40 साल से यही कर रहा हूँ। फैमिली हमेशा से यहाँ थी इंदौर? फैमिली यही। मैं भी नहीं, जितना भी काम किया 8-10 बार गया हूँगा मैं, पर जब भी 3, 4, 5 दिन 6 दिन भली आ गए वापस। देखो मतलब तैरना आपको आना चाहिए, आप तालाब में तैर रहे हो अच्छी बात है, समुद्र में एक बार ट्राई करके देख लो कि आप कितने अच्छे तैराक हो। वो मुंबई को मान लो कि एक समुद्र है, तो लहरों का थोड़ा सा आइडिया लगेगा, आप भले अच्छे तैराक हो। समुद्र किनारे जाओ तो वहाँ पे मुंबई रहने से एक फ़ायदा ये होता है कि उस सर्कल में आप आ जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन नहीं है वो भी आपको पता चल जाती है। कोविड के बाद बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर मुझे कहते हैं ना कि आपकी एज ग्रुप के लिए बहुत कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आप प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स की बात मत करो, लेकिन कैरेक्टर्स, छोटे कैरेक्टर्स तो कथा को आगे बढ़ाने के लिए लगते ही है ना। तो बहुत काम है, बहुत। और लेकिन ये भी है कि पिछले वो तो एक बात, एक प्लस वो है कि आप उस सर्कल में आ जाओगे, जो बातें ऑनलाइन नहीं आती हैं वो पहली कास्टिंग जो अंदर ही हो जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। पर प्लस ये है कि पिछले 2 साल में मैंने एक भी ऑडिशन जो है ऑफिस में जाकर नहीं दिया, हर चीज मैं अपने घर से कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। कोविड के बाद थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन तो मैं इसको सम अप करूँ तो ऐसा, मेरा आपने जो सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आइडियली अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो एक यंग एज में अगर आप डिसाइड कर लेते हैं 20-25 के आसपास, तो जाके 4 से 5 साल तो वहाँ देना चाहिए। अगर आप क्लिक होने वाले हो तो उन 5 सालों में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब ये किस्मत की बात है कि उन 5 सालों में नहीं हुआ, फिर आप वापस आ गए, फिर 15 साल बाद फिर कुछ क्लिक हुआ, वो तो रेयर केसेस में है। बट जनरली मेरा ऐसा मानना है कि 4-5 साल देना चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए, 4-5 साल आप रहिए, काम करिए। अगर कुछ ना कुछ आपके अंदर है तो वहाँ क्लिक होगा, तो 5 साल के अंदर तो हो जाएगा। दैट इज द सेफ पीरियड। इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें कई राइटर्स हैं, कई डायरेक्टर्स हैं, कई सेट लगाने वाले हैं, बहुत अलग अलग विधा है, सारी तमाम विधा है। अधिकतर लोग गए थे एक्टर बनने, फैक्ट भी है। तो वहां जाने पर जो दूसरी विधाएं हैं इससे जुड़ी हुई, उनमें काम की संभावनाएं और आपकी प्रतिभा उसमें भी है क्या, उससे आपका करियर भी बनता है। नहीं, अभी मैं ओरछा में गया था तो 3 महीने का शूट था वहाँ पे, मैंने तो 7 ही दिन काम किया। ठीक है, पर डे जितना मिला होगा मुझे वो अलग बात है, लेकिन 7 दिन पूरे 3 महीने तक काम करने वाला प्रोडक्शन की टीम का कोई लड़की तुम्हारी जैसी, तो वो थोड़ी सी नर्वस थी। तो मैंने उसको बोला तुम नर्वस क्यों हो रहे? अरे मैं ये वो, मैंने कहा मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि तुम आज हमारे से ज़्यादा बिजी हो, मैं तो सिर्फ 7 दिन शूट करके जा रहा हूँ, तुम 70 दिन हो यहाँ पे, तो तुम ये सोचो ना कि तुम 70 दिन तक काम कर रही हो। अब ठीक है, क्या बुरा है, तुम्हारे को पर डे 5,000 मिल रहा है या तुम्हारे को एक रोल के 50,000 मिल रहे हैं, तुम उसको पैसे के हिसाब से काउंट करोगे तो पर डे के हिसाब से तुम्हारा पर डे निश्चित तौर से कम होगा, है ना। पर 70 दिन तक डेली आपका तो कमाई हो गई ना। अच्छा, फिर आप इसमें लगे हो, आप वेनिटी वैन में से आर्टिस्ट को ले जा रहे हो, उसको स्किट बता रहे हो, उसका कॉस्ट्यूम लेके जा रहे हो, ये भी बड़े महत्वपूर्ण काम है उसको। हाँ, निश्चित तौर से, मतलब कितना है कि मेरे पैर में जूते थे कत्थई कलर के और मैं शॉट में बैठा हूँ, पूरा चल रहा है, और वो कैमरामैन बोला दादा ये कत्थई कलर के जूते और हो रहे हैं, तो अरे ब्लैक लाओ रे, ब्लैक लाओ। तो मैं नीचे झुका उतारने के लिए, तो दूसरा झट से दौड़ गया, नहीं आप मत झुको। उसने उतारे, दूसरे पहनाए। सवाल आदर का नहीं है, सवाल उनका कहने का पड़ता है कि आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को थकान नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर नजर आती है।
ये इतना डिवोशन आपको किस फील्ड में नजर आता है बताओ मेरे को? कमर्शियल ही है सर, इसी कारण से। पर इसका मतलब ये नहीं है, सीधा सीधा टारगेट है। आज एक आर्टिस्ट आपका अगर ढूस हो गया या बिगड़ गया या बीमार हो गया तो ये पूरी यूनिट का वो पैसा तो लगना ही है ना, मीटर तो चालू है, पूरा पैसा तो लगना ही है। तो वो उनकी मजबूरी कह लो, लेकिन उनकी जवाबदारी कह लो, तो उसको जवाबदारी को फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होना ही है ना, ये करते रहना चाहिए। अभी जनरली लोग अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि यार मैं तो मुंबई में काम करता हूँ, उनके कंधे उचक जाते हैं एकदम से, है ना। जैसे किसी से भी कोई लाइन प्रोड्यूसर होगा, कोई डायरेक्टर होगा, अब ये लोग भी 8-10 साल से कर रहे हैं। जैसे जीतू को भी टाइम हो गया, क्षितिज भाई को भी 10 साल हो गए, पुष्पांशु को भी हो गए। मैं बोल रहा हूँ अब की जो जनरेशन है, क्या इसके लिए वैसा माहौल बन सकता है कि किसी और शहर का मुंह देखने की जरूरत नहीं है? यहाँ भी रह के एक अच्छी प्रॉपर पूरी फिल्म बना सकते हैं, जैसी कि आपने बनाई है। मैंने देखी वो फिल्म, अच्छी फिल्म बनी, बहुत अच्छी फिल्म बनी, और जिस लागत में भी बनी होगी उस लागत में और फिल्में बनाने की कैपेसिटी वाले लोग इंदौर में बहुत से हैं। बिल्कुल सही। तो ये कोशिश कहीं से तो शुरू होनी चाहिए ना। आपने शुरू करी, बहुत अच्छी, लेकिन इसको अब धीरे धीरे और लोगों तक पहुंचना चाहिए, और यहीं पर सिनेमा डेवलप होना चाहिए, और होगा, निश्चित होगा। सिर्फ जरूरत है कमिटमेंट की। यस यस। वो जो मुंबई में जो कलाकार लोग कमिट करते हैं, प्रोडक्शन वाले हो या अभिनेता हो या जो भी, मैं स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उनके हिसाब से कमिट करते हैं। आपको रुकना 10 घंटे के लिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको वक्त का पालन करना पड़ेगा। आपका सारा प्लान पहले से होगा। क्यों सत्यजीत रे पहले स्क्रिप्ट पे उनके चित्र बनाया करते थे, क्या कंपोजिशन करना है उसका, वो सारा खाका खींचते थे। क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि अपना वक्त बचेगा। बिल्कुल सही। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे वहाँ चलेंगे, वहाँ देख लेंगे लोकेशन क्या है, उसको लोकेशन पहले देख के आओ, देख के आओ, आपकी शॉट डिजाइन करके रखो। हो सकता है शॉट में ऊपर नीचे छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में फोकस तो है ना। फिर तुमने ये मीटिंग रखी, इस मीटिंग के लिए तुमने फोकस बनाने के लिए कुछ हमारे को वीडियो बताया ना, वो नहीं बताया होता तो क्या होता, अरे ऐसे क्यों बैठे अपन, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या चर्चा होगी, क्या होगा, नहीं पता। ये फोकस एग्जैक्टली, ये सारी चीजें होना चाहिए। समय बचेगा तो पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो एनर्जी बचेगी, मतलब समय बचेगा तो एनर्जी भी बचेगी, कलाकार फ्रेश रहेगा। होता क्या है कि हम लोग शूट भी जो जरूर, अक्षय कुमार जी शाम को 7 बजे के बाद मना कर देते शूट को। मेरे आंखों से और कानों से, मतलब कानों से सुना, आंखों से देखा है कि 7 बजे बाद नहीं करते। रात का शॉट था एक, शाम के समय समुद्र नदी में, नर्मदा में कूदने का था, तो सुबह कूद लेंगे। सुबह के और शाम के शॉट में क्या फर्क पड़ता है, लाइट तो वही मिलना है। सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे उठ के वो शॉट होना दिखा होगा। तो आप ये भी फर्म होना चाहिए कि ओके मेरा 7 बजे तक का है, 7 बजे तक का है। हम लोग 12-12 1 बजे तक, अब 1 बजे तक करने के बाद दूसरे दिन वही आर्टिस्ट आपको सुबह 9 बजे उतनी सही अवस्था में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर वो सही अवस्था में मिलने के लिए क्या करेगा, रात को ड्रिंक करेगा। मैं नहीं करता इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ, इसलिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके कई अपने दुष्परिणाम हैं। अच्छे परिणाम होंगे ना, दवाई जैसे होंगे तो होंगे, पर दवाई कितनी लेना तय करना। I totally agree with दादा। मतलब कि what we lack is professionalism, और एक कमिटमेंट की टाइम का। वहाँ पे 7:30, मतलब 7:30 पे फ़ोन आ जाता है कि सर कहाँ तक पहुँचे। क्योंकि अगर आप डिले करते जाएंगे, 12 बजे आप रोल करेंगे, आपको 7 बजे फिर पैकअप करना है, आपके दिन बढ़ते जाएंगे, प्रोड्यूसर ने जो बजट बनाया है वो 1.5 गुना हो जाएगा, और फिर शायद हो सकता है डब्बा बंद हो जाए। अच्छा, एक चीज और दादा मुझे सबसे पूछनी थी। एक तो अपकमिंग ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड है, अगर कोई ऐसी फिल्म या ऐसा कुछ है? और दूसरा कि अगर हमारे सेंट्रल इंडिया के दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, या खासकर मध्य प्रदेश के लोग हैं, और कोई एक्टर बनना चाहता है या फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी शुरू करना चाहे? 2025 में कुछ मेरे 6-7 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े प्रोडक्शन भी है। राजश्री प्रोडक्शन की है, विक्रमादित्य मोटवानी जी की ब्लैक वारंट रिलीज़ हो रही है, पंचायत 4 सीज़न रिलीज़ हो रहा है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ हिस्सेदारी है। तो और कुछ विज्ञापन भी है, टीवी कमर्शियल्स हैं, 4 टीवी कमर्शियल्स आ रहे हैं। तो एटलीस्ट ये कि अच्छा जाए 2025 अच्छा जाएगा। क्षितिज मैंने पहले से तैयारी कर ली, 2024 में सब कर लिया, तो रिलीज 2025 हो रहा। तो बस यही कोशिश है कि ये साल भी बिजी जाए तो ज़्यादा बेटर है।
मेरी 2 वेब सीरीज़ हैं, एक तिवारी, उर्मिला माथुरकर उसमें लीड है, और दूसरी एक वेब सीरीज़ है उसका नाम मैं बता नहीं सकता हूँ अभी, और एक फिल्म है दुल्हनिया ले आएगी जिसका भी जिक्र हुआ था। तो 2 वेब सीरीज़ और ये एक फिल्म है, सो आई एम वेरी होपफुल कि चलो। मैं तो बहुत आशान्वित हूँ 25 से कि एक अजीत शर्मा और एक पंकज वागले जी हमारे यहाँ इंदौर में हैं। क्या बात। जो इस बरस कुछ 2-3 फिल्में यहाँ पर शहर में बना डालेंगे। एक पंकज जी बनाएंगे, एक अजीत जी बनाएंगे, हम सब इनके साथ में हैं, और बाकी भी पूरे इंदौर शहर की जो प्रतिभाएं हैं, यकीन मानिए आप दोनों सिर्फ अच्छे राइटर्स और ढूंढ लीजिए आप लोग अपने साथ में, प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए। इंदौर में ही बनाएंगे, इंदौर में चलाएंगे, और फिर इंदौर में एक बार चल चुकने के बाद पूरे दुनिया में चलाएंगे। दादा ऐसा कोई प्रोजेक्ट? मेरा प्रोजेक्ट है कि जितने भी ऑडिशन कॉल आते हैं मैं सबको भर देता हूँ और मैं उसको किसी को मना नहीं करता। ये सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं ऐसा लग रहा है, फिर भी मैं दे देता हूँ। एक मिलिट्री रिटायर्ड आदमी पंजाबी सरदार, उसका ऑडिशन आया, मैंने उसको प्यार से बोला, मैंने कहा दादा मैं 5 फुटिया हूँ यार, और तू पंजाब का, मेरे को हरियाणा का, पंजाब का सरदार बता रहा है, मैं हो ही नहीं उसके लिए। तो उसने मेरे को कहा दादा आप ऑडिशन तो दे दो, हमारे पास कलेक्शन के लिए रहेगा। ये अच्छा लगा मुझे, और तब से मेरे दिमाग में ये लाया कि ठीक है जो भी ऑडिशन आ रहा है भेज दो। जहाँ भाषाई लेवल पे कोई समस्या आती है जिसको मैं फॉलो नहीं कर सकता तो मैं करता हूँ यार। कोंकण बेस्ड नाटक, या अब एक ऐसा नाटक था जो महाराष्ट्र के बहुत इंटीरियर सब्जेक्ट पे था जिसका मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने उस नाटक को नहीं बिठाया। तो ऐसे ही कोई ऐसा अगर आ जाता है भाषाई लेवल पे तो मैं बोलता कि नहीं इस भाषा को मैं दे ही नहीं सकता, मतलब आदर उतना दे ही नहीं पाऊँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो उसको मना कर देता हूँ मैं। पर ऑडिशन देना है, भरपूर देना, जितना आएगा। अच्छा कृपा है ऊपर वाले की कि मेरे को ऑडिशन मांगने नहीं जाना पड़ता, मेरे पास आ जाते हैं। तो वही मुखबिर में आपका रोल, मुखबिर वाला का अनुभव जरूर बताऊंगा। बड़ा अच्छी बात है वो कि मुखबिर में बिना किसी कास्टिंग डायरेक्टर के मैं सिलेक्ट हूँ, ये एक ऑनर है। और उसके पीछे कारण क्या कि उसके जो डायरेक्टर है मुखबिर के, वो असिस्ट कर रहे थे स्पेशल ऑप्स कौन सी थी, स्पेशल ऑप्स। उस स्पेशल ऑप्स के समय कहीं से तभी मेरे पास एक ऑडिशन आया था किसी मुस्लिम कैरेक्टर का था। पहले एपिसोड में था वो कैरेक्टर, छोटा सा था, 4 मिनट का था कुछ तभी। वो भेज दिया था, कुछ नहीं हुआ, मामला ठंडा पड़ गया, ख़त्म हो गया कुछ। अब उनका कॉल आया तो बोले मैंने बस बोले मुझे आप चाहिए, मैंने मना कर दिया था पहले। तो बाद में उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और फिर मुझसे बातें की। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप डायरेक्टर हो, आप एकदम से बोले पहली बात तो मेरे को तुम्हारे ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम एज ए एक्टर क्या हो मुझे मालूम है। सिर्फ तुम सिलेक्ट इसलिए नहीं हुए थे कि तुम्हारी हाइट कम थी। मुझे मुस्लिम कैरेक्टर 5 फुट 6 फुट ऊँचा ऐसा चाहिए था, बूढ़ा, है ना। तो मैंने पूछा कब, तो उन्होंने स्पेशल ऑप्स का नाम बताया, कॉप्स का नाम था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस समय पता चल गया था अब मुझे 5 फुट वाला ही कैरेक्टर चाहिए, मुझे पुराने ज़माने के डेविड की याद कराने वाला कैरेक्टर चाहिए, वो क्लियर था। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आपकी दाढ़ी चाहिए, आपकी 5 फुट हाइट चाहिए, पुराने ज़माने का डेविड जैसा चाहिए, आपका लुक पहले आगे आता है, बाद में आपकी अभिनय क्षमता साथ में जुड़ती है ना। और भी उस अभिनय क्षमता में भी एडिटिंग लगती है वो अलग से, उसका तड़का बहुत खतरनाक रहता है ना, वो तड़का ही रहता है, मतलब हाँ वो पड़ती है जोर से। तो हाँ, तो वो चीज़ है। तो बस उससे में बात हुई, बस मुझे यही चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उकसा के मुझसे बात की और बोले ये जो लहजा है ना, बस यही चाहिए, बाकी तो मैं सारे को आपको स्क्रिप्ट भेजता हूँ। इतना कि उन्होंने मेरे कारण से, मेरे कंपटीशन का नाटक था जलगांव में, 1 या 2 मार्च की बात है, और उन्होंने 27-28 फरवरी का शूट रख दिया था। तो मेरे कारण से उस शूट को चेंज करके उसको 7-8 किया, वो 2 दिन का, इतना भी किया। तो ये बड़ा एक अच्छा ऑनर है। अब वो वही है कि उनको मैं चाहिए था, मैं ही चाहिए था, यूँ कह सकते हैं अपन। तो उन्होंने एडजस्टमेंट किया, किसके साथ किया, प्रकाश राज के साथ किया। प्रकाश राज की डेट चेंज करके 7-8 की है। अच्छा, फिर अनुभव रहता है प्रकाश राज के साथ। पहली बार जब गया तो वो स्कूटर वाला जो सीन है आपने मुंबई में देखा होगा, वो शॉट था रविवार को, वो 7-8 तारीख को गया, आपके लिए ही देखी। हाँ एग्जैक्टली। तो उस शॉट के समय में जब उठा के रखता हूँ ना मैं, तो ये प्रकाश राज यूँ देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाओ। कैमरा फोकसिंग है यार, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए नहीं है ना। तो बिल्कुल उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ गया, तो वो समझ में आ गया कि यार
क्यों कोई करता है, लगता भी है ना सामने वालों को कि ये अभी दोपहिया की, तो दोपहिया में भी ये बधाई वाले हीरो कौन है, पिताजी, नहीं पिताजी, गजराज सिंह जी थे। पूरा शॉट था पंचायत का, वो शॉट था, वो उधर कहीं तभी खड़े थे पंचायत का साथ दूर, मैं भी पंचायत में बैठा हुआ हूँ, इसमें मेरा कोई उनके साथ संवाद नहीं है वो, लेकिन वो मिलने आए क्योंकि बोला उन्होंने कि वो जो पहली जो एंट्री ली है ना आपने, तो वो जो एक हो रहा है, तो मैं समझ गया कि ये आदमी थिएटर वाला है, इसलिए मिलने आए थे। वो भी NSD के हैं तो इसलिए मिलने आए थे। कितनी अच्छी बात है ना यार, अच्छा लगता है हमारे कर्मों के कारण से कोई दिख भी रहे हैं। इनफैक्ट उनका भी करियर 50 के बाद अभी, हाँ 50 के बाद बधाई से ही तो वो भी ज़्यादा हिट होना शुरू हुआ। उसके पहले वो एड एजेंसी चलाते थे, एड मेकिंग कमर्शियल एड्स का काम बहुत बड़ा, आज भी बहुत बड़ी एजेंसी का नाम है उनका। पर यही अक्षय कुमार जी के साथ भी जब उनको पता कि मैं थिएटर कर, अरे वाह 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 क्या वहाँ पसंद करता है, मराठी में चालू हो गए, मैं कहा 40 साल हो गए, ग्रेट। हम लोग तो नहीं कर पाए, हम तो मतलब इस प्रकार से उनकी भाषा देखी, थिएटर नहीं कर पाए, ठीक है। ये विनम्रता भी कई बार आपको उत्साह दे जाती है। दादा मैं अभी हाल ही में तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पहले जो काम किया वो 2166 करके एक टाइम में एक फिल्म की थी जो कन्वर्ट होकर अब वेब सीरीज में आ रही। अच्छा। वो सुन रहे हैं कि शायद मेरे ख्याल से इस साल रिलीज हो जाएगी मई जून। और एक बाबा ब्लैक शिप नाम से किया था, वो अटका हुआ था, वो अटक गए, उसमें अटक गई, पर वो भी अब हुई क्लियर। मेनन जो जिसका एयरलिफ्ट वाले डायरेक्टर था, वो भी रिलीज है इस साल। मैं वही बता रहा था। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो शायद नहीं हो रही। नहीं, वो सुन रहे हैं कि मेरे को अभी खबर आई है, बढ़िया, वो भी शायद ऑलमोस्ट हुआ। आशुतोष राणा है जिसमें, वही वाला आशुतोष राणा। प्रियांशु पेनियल क्या है वो बच्चा, उसका नाम बोलो, पेनियल ना, वो भी है उसमें। और बाकी न्यू कमर्स के लिए तो क्या है, यही है कि जैसे सब लोगों ने बताया, सीनियर लोगों ने बताया कि डेडिकेटेडली कमिटमेंट चाहिए, और उसके फिल्म में जाने से अगर मतलब आपको प्रसिद्धि मिल रही है, पैसा मिल रहा है, गाड़ियाँ घोड़े वो दिख रहा है, तो वो काम मत कीजिए। ऐसा लगे आपको कि मैं इस काम के बिना नहीं रह सकता, और फिर उसको सीखिए, पहले सीखिए जरूर, कहीं से भी सीखिए, मतलब क्लास ज्वाइन करना नहीं कह रहा, चाहे थिएटर से हम सीखिए, काम आना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जब आप ऑडिशन देते तो वो चौखट में आप कौन है, क्या किया है, NSD FTI सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं वहाँ। आपने वो चौखट में क्या किया है, वो उस पर आपका काम, और वो 2 मिनट या आधे मिनट का होगा, लेकिन उसके पीछे आपकी 10 साल की मेहनत वो 2 मिनट में निकल के नहीं। कई बार नहीं वर्क होता, कई बार होता है, ये आपके लक की भी बात है। आपके कंफर्ट जोन के रोल मिल जाते हैं तो हो जाता है, नहीं मिलते हैं तो सबका अपना अपना टैलेंट। जी तो अभी 2025 में जो मुझे मालूम है वो है एक दिल्ली 2020 फिल्म है और एक वारदात वेब सीरीज़ है। उसका प्लेटफॉर्म अभी डिफाइंड नहीं है, और इसका भी मे बी इट विल बी अ थिएट्रिकल रिलीज़ और वेब रिलीज़। अभी वो चीज़ क्लियर नहीं था, दिल्ली 2020 दोनों चीज़ का अभी क्लैरिटी नहीं है, बट 2025 में ये चीज़ आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो चलो ठीक है, डेफिनेट है, बट मैं इतना खुद को प्रिपेयर किया हूँ इस बार कि 2025 में मैं अब मैक्सिमम काम करने वाला हूँ। मतलब क्या, इतना मैं खुद को माइंड से रेडी कर चुका हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस, सर ने भी एक चीज़ बोली, अभी पंकज दादा और आप एक फिल्म ला रहे हैं, बहुत सारी फिल्म ला रहे हैं। तो हमारे को तो रख लोगे, मतलब उसमें भी, हाँ तो रख लोगे यार, 1-1.5 घंटा बैठा हूँ इधर साथ में यार। हाँ, वो देखना जरा, मल्टी स्टार तो अब तो उधर भी कंफर्म हो जाएगा, तो एक पॉजिटिविटी है टुवर्ड्स 2025, एक पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा ही जाने वाला है। तो नहीं, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि मतलब जैसे अनमोल है, जीतू है, ये लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, मैं हमेशा इन दोनों को बोलता हूँ, और जो भी अच्छे एक्टर हैं लेकिन किसी कारण से सोशल मीडिया भी अच्छा कर रहे हैं, पर मेरी पर्सनली देखने की इच्छा है कि मैं इनको सिनेमा में या एज एन एक्टर अलग अलग किरदार प्ले करता हुआ देखूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी समय यहाँ पर अच्छा बीता होगा, हमारे दर्शकों को अच्छा अनुभव मिला होगा, और पुनः एक बार 2025 के अंत में कोशिश करेंगे कि फिर से सब लोग मिले और इस तरह के और राउंड टेबल, और फिर कंक्लूड करें कि हमने 2025 में जो शुरुआत में बातें हुई थी वो कितनी हो पाई है। 2025 का प्रीव्यू लेना, हाँ, मतलब जो बजट बनाया था वो पूरा किया कि नहीं किया, ऐसा चीज़ है। और उस समय टेबल ऐसे कर देंगे।